Hello everyone. For 2nd and 3rd July, we have 5 important news जिसमें पहला आ जाता है इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक रेगुलेटेड कार्बन मार्केट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने थ्रू गैजेटेड नोटिफिकेशन इन्फॉर्म किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कंट्री का पहला कार्बन मार्केट। नाउ कार्बन मार्केट क्या होता है? कार्बन मार्केट वो होता है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हैं बेस्ड ऑन इमिशन, किसने ज्यादा इमिट किया, किसने कम एमिशन किया, किसने ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन किया। जिसने ज्यादा किया वो, जिसने कम किया उसको, उससे वो क्रेडिट ले लेगा। तो इस सब सिस्टम ऑफ कार्बन क्रेडिट को मैनेज करने के लिए कार्बन मार्केट है। सो इंडिया में ये जो कार्बन मार्केट है वो किसके तहत बन रहा है? ये बन रहा है क्रेडिट कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023, जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2023 के अंडर आता है। नाउ इस स्कीम को या इस स्कीम को किसने ड्राफ्ट किया है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। ये बीईई, ये बीई मार्क वो है जो हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं जिसमें स्टार मार्क या 5 स्टार 3 स्टार अप्लायंसेस, जिसकी एफिशिएंसी को कौन रेटिंग करता है? ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नाउ ये क्या है? एक सब्सिडियरी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर में। अब इस स्कीम के तहत 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज की फॉर्मेशन होगी। जो पहला आ गया नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। इसका काम क्या होगा? मेकिंग रेगुलेशन, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाएगी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये क्या करेगी? ये इस मार्केट को रेगुलेट करेगी। और थर्ड आ जाता है हमारा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होगा? ये क्या करेगी? रजिस्ट्री करेगी कि कौन सी एंटिटी कार्बन एमिशन ज्यादा कर रही है, कौन कम कर रही है, किसने किससे क्रेडिट लिया। जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे को मैनेज कौन करेगा? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। नाउ थर्ड, अब इसका हम लोग क्या जानेंगे कि कौन इशू कर सकता है कार्बन क्रेडिट। तो इशू कौन कर सकता है? एनी प्रोजेक्ट और एंटिटी विच सेव्स ऑन एमिशन कैन इशू कार्बन क्रेडिट। अब वो कौन कौन से एंटिटी हो सकते हैं? एनर्जी एफिशिएंसी जो डिवाइसेस हैं उससे, मान लीजिए जहाँ पे 10 वाट यूज होने वाला था वहां पे 7-8 वाट यूज हुआ, 3 वाट जो है वो बच गया। तो दैट इज जो एफिशिएंसी बढ़ रही है। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी। कोई ऐसा एंटिटी है जो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और जो कार्बन एमिशन है उसका कम हो रहा है, तो ये इससे ये एक एंटिटी हो सकता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स, लेट्स से पीएम कुसुम, उसके अंदर क्या है कि एक फार्मर सोलर पैनल से या सोलर एनर्जी से अपने मोटर्स को यूज करता है, पंप को यूज करता है। तो वो क्या कर रहा है, कभी कभी होता है कि एक्सेस सोलर पावर वो जनरेट कर रहा है बट उसका कंजम्पशन क्या है, कार्बन का, वो कम है, या उसका रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत कम है। तो ये लोग, ये भी एक एंटिटीज हो सकते हैं जो कार्बन क्रेडिट करेंगे। अब क्रेडिट कैन बी ब्रॉट बाय एन एंटिटी व्हिच इज अ कार्बन एमिटर। अब कोई थर्मल पावर प्लांट है जो CO2 रिलीज कर रहा है, बहुत एक्सेस अमाउंट में CO2 रिलीज कर रहा है, बट उसने जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर पैनल्स अपने पूरे एरिया में लगाया, अगर दैट वाज नॉट एनफ टू कॉम्पेंसेट दैट CO2 रिलीज, सो वो क्या करेगी? इनसे वो क्रेडिट लेगी कि अब इसने, इसको जो टारगेट मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से, उसमें जो, उससे जो डेफिशिएंसी होगी वो इनके एक्सेस से उसको वो लेगी, एंड दैट इज taking credit from these entities. So carbon credit allows its owner to emit that certain amount of carbon dioxide or other greenhouse gases. So इसकी पेमेंट थ्रू वैल्यूएशन मनी के थ्रू होगी। Now carbon credit. Now one credit is equivalent to 1 ton of carbon dioxide or the equivalent in another greenhouse gases. अब इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा या एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में अभी नोटिफिकेशन में कुछ बताया नहीं कि क्या है, बट इन जनरल एक्सपेक्टेशन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्या करेगी, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए टारगेट फाइव करेगी। उस टारगेट से अगर कोई नीचे रह जाता है तो दे विल बाय दिस क्रेडिट फ्रॉम दिस एंटिटीज, राइट? सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज। नाउ इंडियाज एक्सटर्नल डेट, इकोनॉमी के पेपर 3 में इंपॉर्टेंट है। Now यहाँ पे info न्यूज क्या है? As per the RBI's guideline, external debt risen up to $624.7 billion during the financial year 2023. अब ये रेस के पीछे एक रीजन ये बताया जा रहा है कि वैल्यूएशन गेन, वैल्यूएशन गेन ड्यू टू द appreciation of the US dollar
vis-a-vis the Indian rupees and major currencies such as yen, SDRs and UA. So वैल्यूएशन गेन क्या है? मान लीजिए लास्ट ईयर इंडिया ने 500 रुपए का लोन, $500 का लोन यूएस से लिया था, बट अब क्या है, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। पहले डॉलर लेते 65 रुपीज एक डॉलर की थी, अब वो 75 रुपीज हो गई, तो एक एक डॉलर पे 10 रुपीज बढ़ गया। सो उस साल से अब अगर वो 500 रुपए ले रखा है, $500 ले रखा है, तो 500 इंटू 10 यानी 5000 वैल्यूएशन इसकी बढ़ रही है। सो दैट इज वैल्यूएशन गेन। अब एक्सटर्नल डेब्ट क्या है? So external debt refers to money borrowed from a source outside the country. कंट्री से बाहर अगर आप लोन ले रहे हो तो उसको एक्सटर्नल डेट कहेंगे। एक्सटर्नल डेट हैज टू बी पेड बैक इन द करेंसी इन विच इट इज बोरोड। मतलब आपने अगर डॉलर में डेट लिया है या लोन लिया है तो आपको डॉलर में ही रिटर्न करना पड़ेगा। आपने यूरो में लिया है तो आपको यूरो में रिटर्न करना पड़ेगा। आपने डिनार में लिया है लेट्स से, तो आपको डिनार में वापस करना पड़ेगा। सो दैट इज एक्सटर्नल डेट। सो सोर्स कहाँ से मिलता है एक्सटर्नल डेट? फॉरेन कमर्शियल बैंक, जो यूएस के बैंक्स हो गए, ब्रिटेन के बैंक्स हो गए, वहां से मिलेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ से लोन मिलता है, वर्ल्ड बैंक से मिल सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल सकता है, या फॉरेन नेशन जो गवर्नमेंट है वो जब वो भी लोन दे सकती है। तो ये कुछ सोर्स हो गए एक्सटर्नल डेट्स के। अब ये फॉर्म कैसे मिलता है? जो लेते हैं हम लोग फॉरेन से लोन उसको कहते हैं एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग। अब इस लोन के इंटरेस्ट रेट कहाँ से आएगा या कैसे डिसाइड होगा? सो द इंटरेस्ट रेट ऑफ द फॉरेन लोन इज लिंक टू लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। सो लिवर क्या है? जब लंदन के दो बैंक एक दूसरे को लोन देते हैं, जिस इंटरेस्ट रेट पे देते हैं उसको लिबोर कहते हैं। तो ये जनरलाइज टर्म है। जब कोई भी आप मतलब जो ट्रांजैक्शन होते हैं या लोन लेना होता है तो ये लिवर एक फैक्टर होता है, उसके थ्रू लेते हैं। द एक्चुअल रेट will be lever plus applicable spread depending upon the credit rating of the borrower। अब एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा कि अब जिस कंट्री ने लिया है उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है? अब देखते पाकिस्तान लोन लेना चाहती है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग इतनी कम है कि उसको इजीली लोन नहीं मिलेगा, सो उसको बहुत हाई प्राइस में लोन मिलेगा। सो लिबोर एक बेस प्राइस हो गया प्लस एप्लीकेबल स्प्रेड डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बोरोअर। और कुछ स्टैटिस्टिक्स जो है जो इंडियन एक्सटर्नल डेट के हिसाब से कि क्या बोल रहा है कि मार्च 23 से ये कितना 5.6 बिलियन रोज करके 6 to 4.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। बट डेट डेट टू जीडीपी, मतलब इंडिया की जीडीपी जो 3.7 ट्रिलियन है, उसके कंपैरिजन में जो लोन है वो 18.9% है। जो मतलब 3.7 ट्रिलियन का 18.9% जो वैल्यू होगा वो इंडिया, उतना वैल्यू का इंडिया ने लोन ले रखा है। और मैक्सिमम लोन क्या है उसका? डॉलर डोमिनेटेड डेट है, मैक्सिमम लोन उसने डॉलर के करेंसी में लिया हुआ। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज डार्क पैटर्न्स इन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। तो ये डार्क पैटर्न क्या है? ये क्वेश्चन में आ सकता है ना। डार्क पैटर्न ऑफन सीन इज न्यूज इज रिलेटेड टू यूनिवर्स। जो यूनिवर्स में डार्क मैटर एक टॉपिक है, तो उससे वो काफी मिलता जुलता है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। उस हिसाब से डार्क मैटर क्या है? सो न्यूज में क्या है कि कंज्यूमर मिनिस्ट्री, अफेयर मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड to issue specific guidelines to control dark patterns in the online advertisement। अब डार्क पैटर्न क्या है? उसने क्या किया कि न्यूज में यह है कि मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज किया है to control the dark pattern in online advertisement। So dark pattern क्या है? A user interface that has been crafted to trick or manipulate user from making choices that are detrimental to their interest। मतलब एक ऐसा इंटरफेस कंप्यूटर पे, लेट्स से फ्लिपकार्ट आपने खोला है, ऐसा इंटरफेस बना हुआ है वो फ्लिपकार्ट का स्क्रीन, जिसको देखते ही आपको क्या होगा कि आप ये ले लेता हूँ, इसका अभी रेट कम चल रहा है, ये ले लेता हूँ, नहीं नहीं इसका अभी ये ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। तो ये जो सिस्टम ऑफ एडवर्टाइजमेंट है उसको बोलते हैं डार्क पैटर्न। ये किस टाइप के होते हैं? सो सब्सक्रिप्शन ट्रैप। लेट्स से आपको सब्सक्रिप्शन दे देता है, बोलता है 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले लो, फ्यूचर में जो भी डिस्काउंट होगा उसमें आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप क्या करोगे? इसमें फंस जाओगे और आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। आप फिर जब भी कोई डिस्काउंट आएगा आप खरीदने की कोशिश करोगे। सो दिस इज वन टाइम हिडन कॉस्ट। आपको
छुपा के आपको दिखा रहा है कि आपको डिस्काउंट दे रहा है, बट हिडन उसमें कॉस्ट है, और वो जब आप फाइनल पेमेंट करने जाओगे तब आपको वो दिखाएगा, बट आप वहां तक पहुंच गए हो, आपने मन बना लिया, तो लेट्स से आप उसको खरीद ही लोगे, तो हिडन कॉस्ट। कंफर्म शेमिंग, लेट्स से आपने उसको अपने बास्केट में रख लिया है, बट आप खरीद नहीं रहे हो, तो आपको बार बार मैसेज आएगा कि आप नहीं खरीद रहे हो, उसने खरीद लिया है, तो दैट इज कंफर्म शेमिंग। अब बास्केट स्नीकिंग, अब आपने कुछ चीज अपने बास्केट में रखा हुआ है बट आप उसको खरीद नहीं रहे हो, तो ये बार बार आपके मोबाइल में पॉपअप आता है जाएगा, या आता है हमारे मोबाइल में कि आपके बास्केट में वो बहुत वेटिंग है, आप जाओ उसको खरीदो, सो दैट इज बास्केट स्टिकिंग। नेक्स्ट इज अर्जेंसी, वो आपको स्क्रीन पे इतना दिखाएगा कि ये खरीदना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करेगा कि ये 5 दिन बाद इतना महंगा हो जाएगा। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ डार्क पैटर्न। इसके लिए रेगुलेशन क्या है? तो फर्स्ट इज द Advertising Standard Council of India has been addressing such issues through its existing code on misleading ads. जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल है उसके कोड्स हैं, प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 deceptive pattern that manipulate consumer choice and impede their right to well informed constitute unfair practices and prohibited under the Consumer Protection Act 2019, right? So we are coming to the fourth news, the नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल। न्यूज क्या है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज रिव्यूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स साइट एट लोथल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोथल ही है, दैट उसके रिस्पेक्ट में ये न्यूज है। नाउ ये स्कीम क्या है? अंडर सागरमाला स्कीम। सागरमाला स्कीम क्या है? ज्वाइनिंग द वाटर बॉडीज थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटर बॉडीज के थ्रू हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और हेरिटेज, ये दोनों मिलके इस कॉम्प्लेक्स की बना रहे हैं। और इसके फीचर क्या है? लॉन्च हुआ था 2022 में अंडर बजट अनाउंसमेंट, सब्सिडरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, राइट। सो इसके फीचर्स क्या है? एम ऑफ डिस्प्लेइंग इंडिया की जो हेरिटेज है, मैरीटाइम हेरिटेज, उसको दिखाना चाहता है, प्लस उसको एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनाने के हिसाब से इसकी डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट विल बी द 4 थीम पार्क रहेंगे, और दुनिया का सबसे लंबा या टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम बन रहा है। अब लोथल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिल्ट इन 2200 BC, nominated in 2014 as UNESCO World Heritage Site and its application is pending। गवर्नमेंट ने 2014 में एप्लीकेशन डाला था यूनेस्को में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए, बट वो एप्लीकेशन जो है वो अभी भी पेंडिंग है। इसके डेवलपमेंट से या इसकी हेरिटेज वैल्यू क्या है कंपेयर टू पेरू में जेल्हा बोल के पोर्ट है, या ओस्टिया पोर्ट रोम में है, इन इनका जो वैल्यू है, हेरिटेज वैल्यू सिमिलर है लोथल का, तो दिखा रहा है कि लोथल कितना इम्पोर्टेंट है। इट इज लोकेटेड कहाँ पे है? विलेज ऑफ सरगावाला इन धोखा तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात। अब मीनिंग क्या है लोथल का? मीनिंग ऑफ लोथल इज कॉम्बिनेशन ऑफ लोथ एंड थाल इन गुजरात विच इज मीन्स माउंट ऑफ डेथ। अब माउंट ऑफ डेथ, मोइंजोदारो जो पाकिस्तान में है उसको भी माउंट ऑफ डेथ कहते हैं। ये वहाँ पे मैप है जो सम इम्पोर्टेंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं वो यहाँ पे है। हड़प्पा हो गया, कालीबंगन हो गया, मोइंजोदारो हो गया, धोलावीरा हो गया, लोथल, राखीगढ़ी, राइट। सो दिस इज फॉर this news. Now next we are coming on fifth news. Now center identifies 30 critical minerals. Center has identified 30 critical minerals including lithium, cobalt, nickel, graphite, tin, copper, etc., which are essential for countries' economic development and security. Now center ने क्या किया? 30 important critical minerals को आइडेंटिफाई किया है जो कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या फिर नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में। ना क्रिटिकल मिनरल कहाँ पे कहाँ यूज हो सकता है? होता है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, परमानेंट मैग्नेट को बनाने में, प्लस सेरामिक्स के लिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए, सोलर पैनल, विंड टर्बाइंस को बनाने के लिए, जीरो एमिशन व्हीकल्स के लिए, ये सब यूज हो सकता है क्रिटिकल मिनरल्स। इसके फीचर्स क्या है?
एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी एक फीचर हो गया। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी एंड कंसंट्रेशन, मतलब ये ना हर जगह अवेलेबल नहीं है, या जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे बहुत कम कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। तो इसका डाइवर्स एरिया नहीं है जहाँ पे ये मिलता है। और इसी कारण से क्या हो रहा है, लीड टू सप्लाई चेन वनरेबिलिटीज एंड डिस्ट्रप्शन। अब जो चीजें बहुत ज्यादा मिल नहीं रही है तो इसकी सप्लाई में कटौती हो सकती है, प्लस जिस जहाँ पे मिल रही है उसकी मोनोपोली है तो वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है मार्केट को। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल मिनरल, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बट इसका जो हमें मिलना या इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो काफी कम है। So that is why it called as critical minerals. Now, problem with respect to India, कि India has limited reserves of critical minerals such as lithium, cobalt and others and other rare earth metals. जो इंडिया में इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अभी कुछ दिन पहले आपने अगर न्यूज सुना हो तो अभी जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का ओर मिल रहा था। सो दैट इज अ वेरी बिग न्यूज बिकॉज इंडिया में अवेलेबिलिटी कम है। अब अगर अवेलेबिलिटी कम है वहां पे अगर आपको लिथियम का ओर मिल जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे ये मैप दिखा रहा है आपको कि इंडिया में क्रिटिकल मिनरल का सिचुएशन क्या है। 100% इंडिया लिथियम कहाँ से इंपोर्ट करती है, चिली, रशिया, चाइना, क्योंकि इंडिया के पास है नहीं। कोबाल्ट भी 100% इंपोर्ट, निकल 100% इंपोर्ट, वेनाडियम 100% इंपोर्ट। सो दिस इज द मैप और ग्राफ शोइंग इंडिया कहाँ से कौन सा क्रिटिकल मिनरल खरीदता है, राइट। So that's it for today. I hope you like this video. अगर आपको अच्छा लगा हो तो kindly like, share and subscribe. I will be giving the images of this PPT in my Instagram channel, and you can even download these pictures as a PDF from the link given in my Instagram channel. Thank you and have a good day.